नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। पुण्य सलीला मां नर्मदा के प्राकट्योत्सव के पावन पर्व पर जबलपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। मां नर्मदा के सभी घाटों पर सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। तो वहीं शहर में भी अलग अलग स्थानों पर मां नर्मदा का पूजन और भंडारे हुए। संस्कारधानी में मां नर्मदा जन्मोत्सव की धूम हर तरफ नजर आई। पुण्य सलीला मां नर्मदा के प्राकट्योत्सव के पावन अवसर पर संस्कारधानी में कई भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। मां नर्मदा के तटों से लेकर शहर के अलग अलग स्थानों पर मां नर्मदा का प्राकट्योत्सव पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। नर्मदा तटों से लेकर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पुण्य सलीला मां नर्मदा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। नर्मदा भक्तों ने मां नर्मदा का पूजन, अभिषेक, आरती और दीपदान किया। संस्कारधानी के अलावा आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु मां नर्मदा के दर्शन और पूजन करने नर्मदा तट पहुंचे और पुण्य लाभ अर्जित किया। एक काम से आए थे बट मौका मिला हमें यहाँ दर्शन करने का इस जयंती के उपलक्ष्य में। तो आज बहुत हार्दिक खुशी हो रही है यहाँ के दृश्य देख के और एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, क्योंकि नर्मदा का प्रकटोत्सव जो है वो दिन ब दिन इतना वृहद रूप होता जा रहा है कि सारा जबलपुर मां नर्मदा के चरणों में आज के दिन तो अपनी हाजिरी लगाने जरूर आता है। मैं भी यहाँ हाजिरी लगाने आया हूँ। मां नर्मदा तट, गौरी घाट के अलावा लम्हेटा घाट और अन्य घाटों पर भी नर्मदा जन्मोत्सव का उत्साह नजर आया। लम्हेटा घाट में श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा का पूजन, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर नर्मदा जन्मोत्सव मनाया। तो वहीं भजनों के माध्यम से मां नर्मदा की स्तुति की। नर्मदा उत्सव की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और माता नर्मदा सबकी इच्छाएं पूरी करे। जैसे बाबा भोलेनाथ सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, उन्हीं की ये संतान है। तो भोले बाबा की कृपा और नर्मदा मैया के घाट पर मैं आई हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ पे है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सबका दर्शन करके और ख़ासकर मैया के किनारे पर, और उनको भजन सुनाएंगे। वहीं शहर में भी नर्मदा जन्मोत्सव की धूम मची रही। नर्मदा भक्तों ने अलग अलग स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया और श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया। मां नर्मदा प्राकट्योत्सव के मौके पर शहर के विभिन्न स्थानों और सड़कों पर आयोजित भंडारों की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। ऐसे में भंडारों के कारण कई क्षेत्रों में जाम की स्थितियां बनी। ऐसे में मां नर्मदा के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। इन हालातों में यातायात विभाग और जिला प्रशासन के जाम से निपटने के दावे भी फेल साबित हुए। मां नर्मदा प्राकट्योत्सव के मौके पर यातायात के सफल संचालन को लेकर जिला प्रशासन और ट्रैफिक विभाग के दावे फेल साबित हुए। दरअसल शहर की सड़कों और अलग अलग स्थानों पर लगे भंडारों के स्टॉल्स के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। ऐसे में सड़कों पर वाहनों की कतारें लग गई और श्रद्धालुओं को घंटों तक जाम का सामना करना पड़ा। जाम में फंसे श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन और यातायात विभाग को जमकर कोसा। भंडारा तो अच्छी बात है धर्म के नाम पर, लेकिन ये रोड में जाम लगता है, ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन को इनको साइड में जगह देनी चाहिए या खुद समिति को सोचना चाहिए कि हम दाएं बाएं करें, इससे आने वाले पब्लिक जो आ रही है उनको परेशानी ना हो। देखते क्या जाम लग रहा है, कोई बुजुर्ग है, कोई मेडिकल जा रहा है, कोई अस्पताल जा रहा है, कोई बच्चे हैं, कोई घूम रहे हैं, भीड़ हो रही है, ये परेशानी हो रही है, थोड़ा इस पर ध्यान देना जरूरी है। दरअसल शाम ढलते ही शहर की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ऐसे में जगह जगह होने वाले भंडारों से सड़कों पर जाम लगने लगा। सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतार लगने लगी और लोग जाम में फंसे रहे, जिससे श्रद्धालुओं में रोष नजर आया। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में शहर विकास को लेकर बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस बैठक में शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में कार्य करने की बात पर जोर दिया और कहा कि जबलपुर संस्कारधानी को ग्रीन सिटी क्लीन सिटी की थीम पर टीम बनाकर स्वच्छ रखने का काम करे। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में शहर विकास के कार्यों को लेकर सर्किट हाउस में बैठक हुई। बैठक में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस बैठक में शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा में कोई भी गंदा नाला ना मिले, इस पर फोकस किया जाए और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के जो काम चल रहे हैं उन्हें आचार संहिता के पहले पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने डुमना नेचर पार्क को विकसित करने के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से योजना बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जनता का सहयोग लें और लोगों में सफाई के प्रति संस्कार विकसित करें। एक हमने सिटी फॉरेस्ट जो आपका डुमना नेचर मैं समझता हूँ किसी भी देश के मैंने अमेरिका में न्यूयॉर्क में इतना बड़ा जंगल देखा है, बाकी और कहीं पर भी नहीं है इतना बड़ा शहर के बीच में जंगल। तो इसको और डेंस फॉरेस्ट बनाए या अर्बन फॉरेस्ट टूरिज़्म स्टार्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर कुछ प्लान करें। शासन का इसमें जो भी सहयोग करना होगा हम करेंगे और एक अच्छी योजना बनाएं जिससे शहर, क्योंकि शहर के अंदर फॉरेस्ट एक तरीके से शहर के लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, तो वो यदि हमने अच्छे सजा के संवार के इनके पेड़ों की रक्षा की और प्लांटेशन किया तो शहर के नागरिकों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण विषय था कि नर्मदा जी में मिलने वाले वो सब नाले जो हम तो वैसे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ से नर्मदा जी गुजर रही है वहाँ कहीं पर भी गंदा पानी नहीं मिलने देंगे। हर शहर में जाके वहाँ के जनप्रतिनिधि और जिला अधिकारियों से कहेंगे कि आप अपना प्लान बनाइए और क्रियान्वित करिए कि किसी भी जिले के अंदर कोई भी गंदगी नर्मदा जी में नहीं मिले। बैठक में विधायक अजय बिश्नोई, सुशील तिवारी इंदु, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, नगर अध्यक्ष भाजपा प्रभात साहू, कमिश्नर अभय वर्मा, कलेक्टर दीपक सक्सेना, नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। वेतन रिवीजन सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बीएसएनएल कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल की। बीएसएनएल के कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही है, लेकिन इसका ठीकरा कर्मचारियों के सिर फोड़ा जा रहा है, जो उचित नहीं है। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूनियन के सदस्यों ने बताया कि घाटे का बहाना बनाकर सरकार ने 2017 से वेतन रिवीजन रोक रखा है। इसके साथ ही कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। बीएसएनएल के कर्मचारी सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज हैं क्योंकि बीएसएनएल का जो वेतन रिवीजन है 1/1/2017 से ड्यू है और सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कंपनी घाटे में इसलिए नहीं दे सकती। तो बीएसएनएल के लिए घाटे के लिए जो जिम्मेदार हैं हमारे सरकार खुद मानती है कि पूर्व की सरकारें हैं, इसलिए उसका दोष कर्मचारियों को नहीं दिया जाना चाहिए। बीएसएनएल के ग्रामीण क्षेत्रों में जो टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं वहाँ उसको और अपग्रेड किया जाए। हमारे जो नई प्रमोशन नीति लागू की जाए बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए। लगभग 23 साल पुरानी एक नीति चल रही है और इसके अलावा वेतन रिवीजन, पेंशन रिवीजन, ठेका मजदूरों का शोषण बंद किया जाए, ठेका मजदूरों के जो श्रम कानूनों का पालन किया जाए। हड़ताल पर बैठे बीएसएनएल कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि 4G और 5G सेवाएं प्रारंभ की जाएं ताकि ग्राहकों का पलायन रुक सके और बीएसएनएल घाटे से उबरकर फायदे की कंपनी बन सके। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग लेकर प्रदर्शन किया। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को घर घर पहुंचाने का कार्य उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन सरकारें उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में जमीनी कार्यकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने वाली आशा उषा कार्यकर्ता एक बार फिर आंदोलित हैं।
आशा उषा कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल से पुलिस कंट्रोल रूम तक पैदल मार्च निकालकर प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपते हुए सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग की। सभी अपनी एक ही मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं कि हम सभी दिन रात केंद्र सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का दिन रात काम करते हैं, शासन की योजनाओं को घर घर तक पहुँचाते हैं, तो शासन हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दे। साथ ही आशा उषा कार्यकर्ताओं के लिए वेतन वृद्धि एक तरफ करती है, दूसरी तरफ पोर्टल बंद करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उन पोर्टल को खुलवाए और आशाओं के लिए जो उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने वेतन बढ़ोतरी करी है, 7 प्रकार के इंसेंटिव बढ़ाए हैं और 6,000 रुपये की राशि बढ़ाई है, वो जल्द से जल्द राज्य सरकार हमारी सभी आशा बहनों को दे। आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार ने मानदेय बढ़ाने की जो घोषणाएं की थी वो भी अब तक अधूरी हैं। शहर के एक निजी अस्पताल के चिकित्सक पर अभद्र भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए एक अधिवक्ता और उनके साथियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल अधिवक्ता के पिता निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि वो अपने पिता के इलाज के संबंध में चिकित्सक से जानकारी लेने पहुंचे थे, लेकिन चिकित्सक ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस मामले की शिकायत अधिवक्ता ने अस्पताल प्रबंधन से की है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि वो अपने पिता के इलाज के संबंध में चिकित्सक से जानकारी लेने पहुंचे थे, लेकिन चिकित्सक ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस मामले की शिकायत अधिवक्ता ने अस्पताल प्रबंधन से की है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायत पर चिकित्सक के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। इस घटना को लेकर अस्पताल में काफ़ी देर तक गहमा गहमी की स्थिति भी बनी रही। हमारे पापा को कल रामनाथ जी को पेट में दर्द हुआ था, जिसको लेकर हम हॉस्पिटल आए, यहाँ पे एडमिट करे हमें। और आज हमें डॉक्टर की रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि आपके पापा का 2015 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, जबकि कहीं पापा का हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ। और डॉक्टर कैलाश मिश्रा द्वारा हमसे कहा गया कि आप यदि CGS कार्ड से पेमेंट नहीं आती है तो आप 6-7 लाख की व्यवस्था करके रखें, नहीं तो आपके पापा 10 दिन के अंदर काम मिल जाएगा। अच्छा, पेशेंट का इको नहीं हुआ था, गलती से के नाम दोनों का सेम एक जैसा था, तो उनका रिपोर्ट इसमें रिपोर्ट में चला गया था। इतना ही हुआ था चीज़ें। और डॉक्टर साहब जो कैलाश मिश्रा सर है, उन्होंने एक शब्द का यूज़ किया है जिसकी वजह से सभी एडवोकेट साहब लोग आए हैं कि पेशेंट का भी सीरियस कंडीशन में है, इस तरीके का है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और एक लैंग्वेज क्या यूज़ किया था, तो इस तरीके का लैंग्वेज यूज़ करने के कारण हमारे मैनेजमेंट उसके ऊपर एक्शन जरूर लेंगे और जरूर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उससे बात करेंगे पर्सनली, इस तरीके का वर्ड मरीजों से ना करें। आयोग निर्माणी खमरिया में हो रहे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज यूनियन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन हो गया है। राष्ट्रीय स्तर की इस बैठक में 7 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसके साथ ही किसानों द्वारा किए जा रहे भारत बंद को भी AIDF ने समर्थन दिया है। AIDF के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक में NPS हटाने, रक्षा संस्थानों से कॉर्पोराइजेशन को विड्रॉ कराने, कर्मचारी हित में 8वां वेतन आयोग लागू कराने जैसे प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। 7 प्रस्ताव पास किए हैं। उसमें मुख्य प्रस्ताव ये है कि कैसे हम NPS को हटा सके, OPS को लागू कर सके। दूसरा प्रस्ताव हमारा है कि कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ हमारा कोई भी कर्मचारी कॉरपोरेशन में न जाए, इसको हम देखेंगे। तीसरा हमारा प्रस्ताव है 8वां वेतन आयोग हम लागू करके रहेंगे। कॉरपोरेशन विड्रॉ करना चाहिए। DRDO के लिए जो हमारे लैब्स को प्राइवेट में देने की सरकार की राघवन कमेटी ने तय किया है, उसके हम खिलाफ कर रहे हैं और उसको हम होने नहीं देंगे। सारे सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, उसमें हम सबसे अग्रणी भूमिका निभाएंगे। किसानों ने जो भारत बंद का आह्वान किया है और उनको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको लागू किया जाए, इसको लेकर हम किसान आंदोलन को पूर्ण रूपेण समर्थन करके अग्रणी भूमिका निभाएं, इसके लिए वचनबद्ध हैं। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप जबलपुर मेन के तत्वावधान में जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन का 29वां राष्ट्रीय अधिवेशन धर्मनगरी सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में 2 और 3 मार्च को आयोजित होने जा रहा है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी समाज के उत्थान की दिशा में कार्य करता आ रहा है।
इस राष्ट्रीय अधिवेशन में फेडरेशन की सभी शाखाओं के कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर शाखाओं और उनके प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रमुख उद्देश्य था कि समाज में जो बिखरी हुई कलाएं हैं उनको एकत्रित करना एवं समाज के जो वर्ग है हमारा वो अन्य संस्थाओं के माध्यम से दूसरी जगह भटक रहे हैं, उनको एकत्रित करना और समाज के संस्कारित होते हुए अपनी धारा में पिरोते हुए ये हमें समाज को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करना, ये समाज का उद्देश्य होता है। जबलपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर दिए गए ज्ञापन में मुस्लिम समाज ने गुजरात पुलिस द्वारा मुफ्ती आजम सलमान अजहरी को मुंबई से गिरफ्तार किए जाने का विरोध किया है। मुस्लिम समाज ने अपने मांग पत्र में 3 और मांगे भी शामिल की हैं। मुस्लिम समाज ने अपने मांग पत्र में 3 और मांगे भी शामिल की हैं, जिसमें ईवीएम से चुनाव न कराए जाने की मांग भी शामिल है। जिसमें हम लोगों ने मांग रखी है, एक तो वक्फ की प्रॉपर्टी जो केंद्र सरकार की मंशा है कि उस पर हम कब्जा कर लेंगे 2024 के चुनाव के बाद, जब सत्ता में आएंगे वो ईवीएम की मेहरबानी से, जनता की मेहरबानी से नहीं, तो वक्फ की प्रॉपर्टी पर वो कब्जा करने की मंशा रखते हैं। उसके खिलाफ ज्ञापन दिया है। NRC CA के खिलाफ दिया है। कॉमन सिविल कोड जो लागू किया गया उत्तराखंड में, उसके खिलाफ ज्ञापन दिया है। और ईवीएम मशीनों के ज़रिए चुनाव ना हो, इस्तेमाल चुनाव में ना की जाए ईवीएम मशीनें, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, उसके लिए दिया है। और मुफ्ती आजम सलमान अजहरी साहब को जो बेगुनाह गिरफ्तार किया है 2 झूठे मुकदमे लगाकर, और उनके हक में ज्ञापन दिया है कि उनके ऊपर से 2 झूठे मुकदमे वापस लिए जाएँ। बंदरिया तिराहे के पास शुक्रवार की देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती हुई एक वैगन आर कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कार चालक कार को खड़ा कर उससे बाहर निकल आया। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाया गया। गोरखपुर थाना क्षेत्र बंदरिया तिराहे के पास शुक्रवार की देर शाम एक चलती हुई वैगन आर कार में आग लग गई। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। कार में आग लगते ही कार चालक ने कार को सड़क किनारे रोका और तत्काल कार से बाहर आ गया, जिससे वो बाल बाल बच गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से आग को बुझाना शुरू किया और दमकल विभाग को भी सूचित किया। कुछ ही देर बाद जब आग काबू में आ गई तो लोगों ने राहत की सांस ली। कोई जनहानि नहीं हुई है। ये तो एक हादसा है जो होता रहता है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छी है, नर्मदा माई की कृपा हुई कि ना हम लोगों को क्षति हुई ना किसी को हुई। आप लोग कितने लोग थे गाड़ी में? हमारे भांजे चला रहे थे गाड़ी, अकेले थे वो। बताया जाता है कि हादसे के वक्त कार में सिर्फ चालक ही सवार था, जो तत्काल कार से बाहर आ गया था। आग से कार का अगला हिस्सा पूरी तरह जल गया है। बैटरी और तारों में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच और हनुमानताल थाने की टीम ने मक्का नगर में दबिश देकर एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है। सटोरिये से सट्टा पट्टी और 17,000 रुपए बरामद करते हुए उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। हनुमानताल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मक्का नगर गली नंबर 5 में सट्टा खिलाए जाने की सूचना पर क्राइम ब्रांच और थाना हनुमानताल की संयुक्त टीम ने दबिश दी। मौके पर रियाजुद्दीन उर्फ राजू को सट्टा लिखते रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके कब्जे से 17,000 रुपए और सट्टा पट्टी जब्त करते हुए विधिवत प्रकरण दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की गई। आरोपी रियाजुद्दीन और राजू को मक्का नगर में गली नंबर 5 में कल्लू होटल के पास से उसको अवैध रूप से सट्टे की पर्ची काटते हुए कल रात को 2200 बजे करीब पकड़ा है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके कब्जे से 17,000 रुपये नगद, सट्टे की पर्ची आदि जब्त की गई है और कड़ी उसके विरुद्ध प्रतिबंधक कार्रवाई भी की गई। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।